हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हम डिस्कस करेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड इकोलॉजी। ये नया यूनिट है हमारे इसमें पेपर 1 में नेट जेआरएफ में। तो ये यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एनवायरनमेंट इकोलॉजी। एनवायरनमेंट क्या होता है, पीपल क्या होता है, कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस इकोलॉजी पढ़ेंगे और कुछ एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे आज जो फाउंडेशन है पूरे पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर एजुकेशन सेक्टर का लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल। देखिए पीपल होता क्या है, हम बेसिक डेफिनेशन इसकी समझेंगे। पॉपुलेशन इज अ नियर पैरामाउंट ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज फाउंड इन अ स्पेस और जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्या कह रहा है कि एक समय में किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी जियोग्राफिकल एरिया में या स्पेस में, जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक रीजन बोल सकते हैं, एक क्लोज्ड टेरिटरी बोल सकते हैं, आप चाहे एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, आप चाहे इसमें एक स्टेट ले लो, चाहे कंट्री ले लो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे अभी की मैं बात करूं तो एक स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन हम किसको बोलेंगे या पीपल किसको बोलेंगे, जो लोग किसी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या की कामकाज कर रहे हैं और अपनी जाति जनजाति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इंटरब्रीडिंग जिसको हम बोलेंगे, तो उसको हम इस पूरे फिनोमिना को या स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन कनेक्टेड बाई डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल। मतलब जब इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप्स को हम मिलाते हैं तो उसको हम मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं कि एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, सारे लोगों को मिला करके हम मेटा पॉपुलेशन बोलेंगे। कुछ एक मेजर फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, पीपल्स को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नेटालिटी। नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, मतलब एक साल में किसी एक जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। जो नेटेलिटी है उसके एकदम अपोजिट, कि एक साल के भीतर एक पर्टिकुलर रीजन में या जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पॉपुलेशन डिस्पर्सल का मतलब है जो वन प्लेस से अनदर प्लेस को मूवमेंट होती है, लोगों की आवाजाही होती है, आवागमन होता है, उसको हम पॉपुलेशन डिस्पर्सल बोलेंगे। जिसमें तीन तरह का होता है ये, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और माइग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब मैं एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी को परमानेंटली शिफ्ट हो जाता हूं और वापस मुड़ के नहीं आता हूं, उसको हम एमिग्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया से यूएसए चला गया परमानेंटली और वहाँ पे रहने लगा, वापस मुड़ के इंडिया नहीं आया, इसको हम एमिग्रेशन बोलेंगे। इमिग्रेशन का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी आवागमन करना, आना जाना चलता रहना। जैसे मैं यूएसए जा रहा हूँ, 6 महीने बाद लौट के आ रहा हूँ, फिर एक साल बाद जा रहा हूँ, फिर लौट के आ रहा हूँ, उसको हम इमिग्रेशन जो है वो बोलेंगे। इसके बाद बात आती है माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब है कि मैं एक ही टेरिटरी के अंदर मूवमेंट कर रहा हूँ। जैसे इंडिया के किसी रीजन में, हिमाचल से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ, तमिलनाडु से मैं राजस्थान आ रहा हूँ, राजस्थान से मैं पंजाब आ रहा हूँ, इसको माइग्रेशन हम बोलेंगे। इसके बाद आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो पॉपुलेशन है उस टेरिटरी के अंदर, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे बच्चे कितने हैं, नौजवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में इसको रखा गया है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है उस टेरिटरी के अंदर, किस तरह से, किस परसेंटेज या किस रेट के साथ जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैरिंग रिसोर्सेज, मेनली फूड, वाटर, स्पेस एंड देयर
आर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट, जैसे खाना है, भोजन, पानी, जगह, कोई कितना कंज्यूम कर रहा है, उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से कर रहा है, आगे के लिए फ्यूचर के लिए सिक्योर कैसे कर रहा है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जल्दी ख़त्म होते हैं उनको किस तरह से कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन को, ये सारे फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी एक स्टैटिक डेफिनेशन समझेंगे। एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, डिराइव किया गया है, एनवायरनर। एनवायरनर एक फ्रेंच वर्ड है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू सराउंड, मतलब हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, या जो जिसके साथ हम घुल मिल रहे हैं, जिससे अपनी दिनचर्या के कामों को पूरा करते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। मतलब एनवायरनमेंट क्या है कि हर एक चीज़ जो फिजिकल है, फिजिकल माने जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, उसको हम फिजिकल बोलेंगे। बायोलॉजिकल मतलब जैसे जीव है जो लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे पत्थर है, नॉन लिविंग थिंग है लेकिन फिजिकल थिंग है। और इसके अलावा हम पेड़ पौधे बोलें, मनुष्य बोलें, फल बोलें, सब्जियां बोलें, पशु बोलें, वो सारे बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स हैं, बायोलॉजिकल थिंग्स हैं और लिविंग है। तो वो सारे नॉन लिविंग और लिविंग, फिजिकल और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मिलकर के, ठीक है, एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मुझे कुछ खाना है, मैं फ्रूट खा लेता हूँ, ठीक है, एक जो फूड चेन होती है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत बार इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में। तो वो फूड चेन की यहाँ बात आती है कि वो सारे लिविंग और नॉन लिविंग, बायोलॉजिकल और फिजिकल ऑर्गेनिज्म जो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने किसी पर्पज को रिजॉल्व करने के लिए, उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, देखिए एनवायरनमेंट क्या बोल सकते हैं हम, सारी चीज़ों का टोटल। कौन कौन सी चीज़ें, वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम। और वाटर, एयर और लैंड के बीच जितने भी चीज़ें हैं उनके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप एस्टिब्लिश होता है, जो एक सह संबंध जो है उनके बीच में स्थापित होता है, और जिनका उपभोग ह्यूमन बीइंग करता है और दूसरे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई मटेरियल है उसका यूज करता है या उनका यूज होता है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। मतलब हर एक चीज़ जो हमें दिख रही है, जिसको हम छू सकते हैं, जीवित है चाहे निर्जीव है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दो ही तरह के मेजर कॉन्सेप्ट हैं एनवायरनमेंट के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इट डिवेल्प्ड इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। यूरोप में ये कॉन्सेप्ट जो था वो डिवेल्प हुआ था। इसका क्या मानना है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, इसमें क्या इसका बिलीफ क्या है कि दैट एनवायरनमेंट डिटरमाइंस हाउ ए कल्चर डेवलप, कि एक कल्चर, एक संस्कृति कैसे जो है विकसित होगी, कैसे एस्टिब्लिश होगी, कैसे जो है एग्जिस्टेंस में आएगी, क्या उसमें चेंजेस होंगे, वो सारा डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट ही इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 20वीं शताब्दी का जो आधा हिस्सा था, हम उसमें कह सकते हैं पहला आधा हिस्सा, फर्स्ट हाफ, ठीक है, उसमें जो है वो ये डेवलप हुआ था। और इट बिलीव्स दैट द एनवायरनमेंट पुट्स लिमिट ऑन पीपल, कि हाँ एनवायरनमेंट जो है बाधा उत्पन्न करता है या इंटरफेरेंस करता है ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ में, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, बट इट डज नॉट डिटरमाइन हाउ दे विल बिहेव। पर ये डिसाइड नहीं करता है, एनवायरनमेंट जरूरी है, वो इंटरफेरेंस करता है, इंटरेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग के साथ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट ही डिटरमाइन करेंगे ह्यूमन बीइंग अब क्या करेंगे। ये ह्यूमन बीइंग का अपना पर्सनल मैटर है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। अब बात कर लेते हैं इकोलॉजी के ऊपर। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी जो टर्म है ये प्रोपाउंड किया था एर्नेस्ट हैकल्स ने। एर्नेस्ट हैकल्स ने 1869 में इकोलॉजी जो वर्ड था या टर्म थी ये डिफाइन की थी और प्रोपाउंड की थी। इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम, कि कोई भी पर्सन अपने एपेटाइट में, अपने घर में, अपने जहाँ वो रह रहा है उस सराउंडिंग में किस तरह से क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है नेचुरल फिनोमिना के अंदर, उसको स्टडी करना हम इकोलॉजी बोलेंगे।
मतलब एक सटीक डेफिनेशन अगर इसकी दें तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्या है इकोलॉजी? साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे लॉजिक होगा, काउज एंड इफेक्ट का रिलेशन होगा। मैं अगर फल खा रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, दैट इज साइंटिफिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की? जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो जीवित हैं, ठीक है, संजीव हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, इंटर रिलेशनशिप बन रही है, कोई भी एक्टिविटी वो आपस में परफॉर्म कर रहा है एक दूसरे से, उसको हम ठीक है, और किसमें? एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिस इकोसिस्टम में वो रहते हैं, उसके अंदर क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं या काम आ रहे हैं या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, इस सारे फिनोमिना की साइंटिफिक स्टडी करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। इसके 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल पे जो है इकोलॉजी होती है या स्टडी होती है, या इकोलॉजी के 3 लेवल होते हैं, ये भी याद रखने लायक चीज़ है। पहला लेवल है द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं पूरा दिन क्या करता हूँ अपने वातावरण के अंदर। दूसरा द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, कि मतलब मेरे गांव के लोग या मेरे परिवार के लोग किस तरह से पूरे दिन में 24 घंटे में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर आती है द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब जितने भी ह्यूमन बींग है वो पूरे दिनचर्या में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, किस तरह से इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको हम द कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी बोलेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मेजर्स ह्यूमन कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अर्थ्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट देम। कि देखिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम धरती से निकलता है, ठीक है, धरती के अंदर से निकलता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे लोग कर रहे हैं और किस रेट के साथ कर रहे हैं, उसकी कंपेरेटिव स्टडी को, मतलब पेट्रोलियम की प्रोडक्शन, जो नेचुरल प्रोडक्शन उसकी हो रही है, और पेट्रोलियम की कंजप्शन जो हम खुद कर रहे हैं कंजप्शन, वो नेचुरल वे में नहीं हो रही है, उसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अनलिमिटेड लेवल पे कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच का जो कंपैरिजन है किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके मेजरमेंट को, उस कंपैरिजन के मेजरमेंट को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन में जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है नेचुरली, वो 100 लीटर पेट्रोलियम या 100 गैलन पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक दिन की खपत कितनी है? एक दिन की खपत है 200 गैलन, ठीक है। तो ये जो 100 गैलन का डिफरेंस है, इसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलेंगे, कि इसके कंपैरिजन के मेजरमेंट को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द फुटप्रिंट टेक्स इनटू अकाउंट अदर कंजप्शन हैबिट्स। जब हम फुटप्रिंट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ और चीज़ें भी हम कंसीडर करते हैं जो कंजम्पशन हैबिट्स में, जैसे माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल के। माइक्रो मतलब एक पर्सन जो है वो कितना यूज़ कर रहा है चीज़ों को, और दूसरा मैक्रो लेवल पे मतलब पूरे एक कंट्री में या एक रीजन में या सारे लोग मिलकर के कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। ये दोनों मद्देनज़र चीज़ें रखी जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स कैलकुलेशन इज आल्सो टू एडुकेट। अब इसका फ़ायदा क्या है या क्यों ज़रूरत है स्टडी करने की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की? क्यों? क्योंकि to educate people about the need to change our consumption behavior to make it more sustainable, ताकि हम अपना कंजम्पशन पैटर्न, खाद्यापूर्ति का जो पैटर्न है हमारा, उसको हम चेंज करें, मतलब हम इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि भविष्य के लिए वो रिजर्व्स जो है वो सुरक्षित रह सके, फॉर मोर सस्टेनेबल, भविष्य में आने वाले भविष्य के लिए वो हम रख सके उनको सुरक्षित। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मेजर्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स है उसको मेजर किया जाता है ग्लोबल हेक्टेयर, GHA में, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं इकोलॉजी के अंडर ही। स्पीसीज क्या होता है?
द ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियों में हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में। जस्ट एज ह्यूमन बींग आर अ स्पीसीज, जैसे कि ह्यूमन बींग एक प्रजाति है, ठीक है, वैसे गाय एक प्रजाति है, ठीक है, कीट मकोड़े वो एक प्रजाति हो सकती है। ए स्पीसीज इज ए सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल्स ईच अदर इन सर्टेन फीचर। हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज किसको बोलेंगे, उन ऑर्गेनिज्म के जत्थे को बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बोलेंगे जिनके फीचर करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, विशेषताएं जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। जैसे सारे ह्यूमन बींग खाना खाते हैं, सारे ह्यूमन बींग जो है वो नहाते हैं, या इस तरह से सारे ह्यूमन बींग जो है सांस लेते हैं, सारे ह्यूमन बींग जो है वो मतलब कुछ एक एक्टिविटीज़ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से जो है वो एक स्पीसीज होगी जिनके एक सिमिलर सेट ऑफ फीचर होगा। दूसरी बात आती है पॉपुलेशन की, पहले भी डिस्कस कर लिया है सबसे पहले। द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आर कॉल्ड पॉपुलेशन, कि एक प्रजाति के जितने भी जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं और आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस ग्रुप को हम जो है वो पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे 1000 ह्यूमन बीइंग या 2000 ह्यूमन बीइंग या एक कंट्री के ह्यूमन बीइंग आपस में किसी ना किसी तरह से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भी। दीज आर द स्पीसीज दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग नेटवर्क स्पीसीज एज पॉलिनेटर, डिस्पर्सल एजेंट, एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। मतलब क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होती हैं, जो दूसरी प्रजाति की सहायता करती हैं किसी ना किसी काम में। मतलब किसी ना किसी काम को करने के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको दूसरी स्पीसीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको हम क्रिटिकल लिंक स्पीसीज़ जो है वो बोलेंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, किसकी बात करें, जैसे पशुओं की हेल्प लेता है दूध के लिए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज बोलेंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग के भोजन और ह्यूमन बीइंग के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है पशुओं के साथ, ठीक है, तो उसको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज बोलेंगे। इसके बाद बात आती है कम्युनिटी की। एक कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ ऑल द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी का मतलब है कि जितने भी वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज हैं एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी एक्टिविटी को लेकर, उसको हम कम्युनिटी जो है वो बोलेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें जरूर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। वो आपकी कोई क्वेरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं sksangyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।